Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important question and answers for your June 25 exam of MPS 003. तो ये हमारा क्वेश्चन 3 होने वाला है. इसके पहले वाले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन एंड 1 एंड 2 उन दोनों की वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दी है. प्लेलिस्ट का लिंक मैं हर वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करती हूँ, बट स्टिल अगर आपको नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. बाकी आप अगर मेरे चैनल के डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो MPS 003 जून 25 एग्ज़ाम के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है. बाकी इस वीडियो के एंड में भी आपको हर वीडियो की तरह प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. अलॉन्ग विद दैट, अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वाली वीडियो देखिए. आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं एग्जाम में टू स्कोर इवन बेटर. बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं उससे भी ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके से उस कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं एग्जामिनर के सामने. तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा. इग्नू में बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग अपनी कर रहे हैं, आंसर अपना किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं एग्जामिनर के सामने. उसके ऊपर आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स डिपेंड करते हैं. नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 3, जहाँ पे हमें बात करनी है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया. सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकली एग्जामाइन, जहाँ पे क्रिटिकली एग्जामाइन आ जाता है तो आपको ना कि सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करनी है, बट उसकी जो नेगेटिव साइड है वो भी आपको दर्शानी होती है क्वेश्चन के अंदर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 में स्पेसिफिकली मैंशनड है कि क्रिटिकली एग्जामाइन, तो आपको जो रोल है पॉलिटिकल पार्टीज का एंड सिविल सोसाइटीज का, आपको बोथ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो बोथ उसकी पॉजिटिव साइड भी आपको मेंशन करनी है अलोंग विद द नेगेटिव साइड. ना जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो डेमोक्रेसी इंडिया में स्पेशली दो वाइटल पिलर्स के ऊपर डिपेंड करती है. फर्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेकेंड इज सिविल सोसाइटी, एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के इंटरेस्ट को दर्शाने में. उसकी जो उनके इंटरेस्ट है उनके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको अकाउंटेबल ठहराने में एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डीपन करने में. हावेवर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो जाती है एंड उसको एड्रेस नहीं किया जाता है. तो डेफिनेटली उनको डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी के द्वारा, बट अगर उसको अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता है तो वो वीकन भी हमें देखने को मिलती है. ना फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में. तो रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बैकबोन बोला जाता है किसी भी एक डेमोक्रेसी को दर्शाने में या फिर रिप्रेजेंट करने में. ये कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शंस में जहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के. जब हम इंडिया में पार्टीज की बात करते हैं तो पार्टीज को मोबिलाइज किया जाता है अक्रॉस रीजन, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, जहाँ पे डाइवर्स सोसाइटी को इंटीग्रेट करके जो पार्टीज हैं वो बनाई जाती हैं. काफ़ी सारी नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया के अंदर. इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जो कि नेशनल पॉलिटिक्स को इन्होंने शेप किया है. वहीं पर रीजनल पार्टीज़ आ जाती है, डीएमके, टीएमसी, बीजेडी, तेलंगाना राष्ट्र समिति. तो ये सब क्या है, रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि रीजनल एस्पिरेशंस को दर्शाती है और फेडरल बैलेंस को इंश्योर करने का काम करती हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को एक अच्छी चॉइस देती है इलेक्शन के टाइम पे, जहाँ पे वो एक्ट कर सकते हैं एक लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स. तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही यही होता है कि वो एक जो गैप है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में उसको फिल कर सकें. वो जो सिटीजन्स की जो मांगे हैं, नीड्स है, डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सके एंड गवर्नमेंट की तरफ से वो इंश्योर करते कि गवर्नमेंट सारे ऐसे डिसीजन ले जो कि सिटीजन्स के लिए बेस्ट हो. ऑल्सो जो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओपोजिशन, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन क्वेश्चन कर सकता है रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को, करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर जैसे इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, अकाउंटेबल ठहराते हैं लोगों के जो भी
उनके काम के लिए अकाउंटेबल है उसको वो अकाउंटेबल ठहराते हैं। फॉर एग्जांपल ओपोजिशन का रोल है स्कैम्स को एक्सपोज करने में, वेदर दैट इज 2G स्पेक्ट्रम स्कैम या फिर कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम। तो ये दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को सेफ भी रखती हैं, राइट। बिकॉज इफ़ यू सी कि काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के वो पर्दे फाश करने वाली वो जो सीरीज आती है न्यूज़ में वो करती हैं, वेयर दे एक्सपोज ईच अदर। डेफिनेटली कोई भी राइट नहीं है, काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो करप्ट हैं ऑलमोस्ट सभी, बट जो एक्सपोज करने कोई अपने आप को एक्सपोज नहीं करता, दैट इज़ द ओपोजिशन पार्टी दैट एक्सपोजेज वन अनदर। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, डेमोक्रेसी सेफ भी होके चलती है। तो अपोजिशन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट वीकनेसेस भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इम्पोर्टेंस की हमने बात की, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में सीरियस क्रिटिसिज्म फेस करती है, क्योंकि जो काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं वो फैमिली बेस्ड हैं, जहाँ पे उनके अंदर इनर डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती है। कास्ट एंड रिलीजन कैंडिडेट के सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वोटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि सोसाइटी को और भी ज़्यादा डिवाइड करते हैं। करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और मनी का यूज़ करके, पावर का यूज़ करके इलेक्शन के टाइम पे जो लोगों की फेथ है सिस्टम में, कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको खुद को भी चेंज करना चाहिए, तभी जो डेमोक्रेसी है वो फर्दर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना। सेकंड हमारा आएगा रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़। अब सिविल सोसाइटीज़ क्या होती है, जैसे एनजीओज हो गया, सिटीजन्स ग्रुप, मीडिया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस या फिर डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स, जो कि स्टेट और सिटीजन्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं, उनके बीच में जो गैप है उसको कम करने का काम करती हैं। जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो लोगों की जो कंसर्न्स हैं उनको आवाज़ देती हैं, उन जो डिफरेंट जो आई वुड से जो स्टेट है उसको अकाउंटेबल ठहराती है उनके एक्शंस के लिए, और अवेयरनेस लोगों के अंदर लेके आती हैं। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, वल्नरेबल ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वो एक ऐसा रिजल्ट था सस्टेन सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का, जहाँ पे ग्रुप्स, मजदूर, किसान शक्ति संगठन, एंटी करप्शन मूवमेंट जो कि अन्ना हजारे के द्वारा लीड किया जा रहा था 2011 में, उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे जो सिविल सोसाइटी है उसको यूज़ करके लोगों के ओपिनियन को मोबिलाइज करके गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज कर सकते हैं। जहाँ पे न्यू लॉ को उन्होंने पास किया था, लोकपाल एक्ट। तो सिविल सोसाइटी में अपने आप बहुत ज़्यादा पावर होती है। जो मीडिया है वो पार्ट है सिविल सोसाइटी का, जो कि कोई भी रॉन्ग डूइंग्स हैं किसी के भी, गवर्नमेंट के स्पेसिफिकली, उनको एक्सपोज करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लोगों को, सिटीजन्स को एम्पावर करती है कि वो गवर्नमेंट के एक्शंस के लिए उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेरियस मूवमेंट्स भी निकल के आई हैं, जैसे चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। ये सब हमें दिखाता है कि कैसे सिविल सोसाइटी के तहत एक कलेक्टिव राइट का डिफेंड हमें देखने को मिलता है। एंड सिविल सोसाइटी के द्वारा जब लोग एकजुट होते हैं तो वो गवर्नमेंट के ऊपर भी हावी पड़ सकते हैं। बट वहीं पे लिमिटेशंस भी काफ़ी सारी हैं सिविल सोसाइटी की। सिविल सोसाइटी काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करती है, जैसे जो एनजीओज हैं उनमें भी कई बार ट्रांसपेरेंसी लैक करती है, या फिर वो फंड्स जो उनके पास आ रहे हैं वो उन फंड्स का मिसयूज़ भी करते हैं। कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि फॉरेन फंडिंग के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं उनके मोटिव्स की वो भी रेज होती हुई हमें देखने को मिलते हैं। एडिशनली अगर हम देखें तो अग्रेसिव प्रोटेस्ट कई बारी जो पब्लिक ऑर्डर है उसको ख़राब कर देती है, जो कि डेंजर में ले आता है अनइलेक्टेड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लेम भी करते हैं कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो अपने आप में जो सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मेरिट्स भी हैं, बट दे ऑल कम अलोंग विद देयर लिमिटेशंस, देयर चैलेंजेस। एट द एंड हम अपने आंसर को अगेन कंक्लूजन के साथ एंड करेंगे। विदाउट कंक्लूजन आपको अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है गवर्नेंस का एंड रिप्रेजेंटेशन का, वहीं पे सिविल सोसाइटी इंश्योर कर रही है कि कांस्टेंट विजिलेंस हो, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिले एक्शन
इलेक्शंस के बाद भी। तो डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए पार्टीज को इंटरनल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और करप्शन को हटाना चाहिए। वहीं पे सिविल सोसाइटी को इंडिपेंडेंट, क्रेडिबल एंड कंस्ट्रक्टिव बने रहना चाहिए। तो जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी अपने अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म करेंगे, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और एक इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी और अकाउंटेबल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में विद इन इंडिया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो विद कंक्लूजन हमने यहाँ पे एंड किया है, जहाँ पे हमने ऑफ कोर्स क्रिटिकली आंसर किया है इस आंसर को। राइट, क्रिटिकली आप ऐसे ही, जब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही लिखोगे कि रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड आप अलोंग विद वीकनेस भी मेंशन करोगे। तो ये क्रिटिकली आपने अपने आंसर को एनालाइज किया, अपने आंसर को राइट किया है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड आई विल सी यू विथ video of question 4. Till then, keep on studying and all the really best for your exam. Bye.